हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले सिंथेसिस, जो कि हमारा नया चैप्टर चालू हो रहा है। तो आप सभी कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे रूल लिखने हैं और साथ में ही क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने हैं, जैसे कि बाकी क्लासेस में आप कर रहे थे। ठीक है ना? तो चलिए, आज की इस क्लास में हमें क्या पढ़ना है? सिंथेसिस। इसके सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? डेफिनेशन देखना होगा कि सिंथेसिस होता क्या है। उसके बाद में एक एक करके हर एक चीज को हम पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ाया गया था। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम पास में आने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो अपना सिलेबस कवर करते चलिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। ठीक है ना? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस 2 मार्क्स के आते हैं, तो मैंने करा रखा है। उसके साथ ही आप प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर लीजिएगा। वहां पे आपको नरेशन की क्लासेस, वॉइस की क्लासेस, टेंस, सिंटेक्स, आपको वहां पे बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो उन सभी क्लासेस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने ग्रामर को नहीं पढ़ा है और आज आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, कम से कम 13 से 14 मिनट का हर वीडियो का लेंथ होता है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 10 पार्ट होते हैं। किसी लेक्चर में 10 पार्ट हैं, किसी में 5 पार्ट है, तो आसानी से आप कवर कर सकते हैं, है ना? ज्यादा भारी भरकम सिलेबस भी नहीं है। ग्रामर की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रामर की बात कर रहा हूँ। तो ज्यादा भारी भरकम सिलेबस भी नहीं है। तो आज से ही यदि आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो भी आप कवर कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना? तो चलिए, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बार, जो सिलेबस है लगभग खत्म हो गया है। 2 से 3 चैप्टर बाकी हैं, जो कि जल्दी ही कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो लिखा हुआ टू कंबाइन 2 और मोर देन 2 सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 न्यू सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। यानी कि यहां पे लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सेंटेंस बनाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर क्या करते हैं बेटा? एक नया सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाना ही हमारा क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। जब भी आप चैप्टर को पढ़ें तो उसके बारे में सबसे ज्यादा जानना जरूरी होता है कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है। तो इसमें आपको आइडिया लग गया। क्या आइडिया लगा? कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सेंटेंस बनाया जाएगा, वही आपका क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। आइडिया लग गया, डेफिनेशन भी पता लग गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्लास में हम आज बेसिक के थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्लास के जो लेंथ है आराम से बढ़ाते रहेंगे। ठीक है ना? चलिए, क्या लिखा हुआ? स्ट्रक्चर या क्लॉज के आधार पे सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि हम मीनिंग के आधार पर पूछे सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके जवाब होना चाहिए कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम पूछेंगे क्लॉज के आधार पे सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, मीनिंग के आधार पर मैंने बताया कि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले आपका होता है असेटिव। क्या होता है? असेटिव होता है। दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा आपका होता है इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है ना? इंट्रोगेटिव। तीसरी बात करें तो वो आपका होता है इंपरेटिव हो जाएगा। इंपरेटिव के बाद में क्या आएगा? ऑप्टेटिव आएगा। उसके बाद में क्या आएगा बेटा? उसके बाद में आएगा एक्सक्लामेटरी। क्या आएगा? एक्सक्लामेटरी। ठीक है, एक्सक्लामेटरी। ये 5 सेंटेंसेस हो जाएंगे। ठीक है ना? जब भी आपका क्लॉज के आधार पे सेंटेंस पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मीनिंग के आधार पे पूछा जाएगा तो आप कितने प्रकार के बताएंगे? 5 प्रकार के बताएंगे। ठीक है, कौन कौन से? असेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। ठीक है, ऑफ मीनिंग कितने बताएंगे? तो वो हो जाएगा आपके 5। ठीक है ना? क्लॉज के आधार पे 3 सेंटेंसेस कौन कौन से हैं? पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। यहां तक क्लियर है? डेफिनेशन पता लग गई, ये भी पता लग गया कि यहां पे कितने प्रकार के सेंटेंसेस होंगे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, 3 प्रकार के होंगे। लेकिन जब भी पूछा जाएगा कि मीनिंग के आधार पे आपके सेंटेंसेस कितने होते हैं, तो बताइएगा 5।
जब भी कोई पूछे ना, या कोई टीचर पूछे या कोई भी पूछे कि बताओ सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, तो उससे कहना कि आप कौन सा वाला पूछ रहे हो, क्लॉज के आधार पे या मीनिंग के आधार पे। तो वो जौन सा पूछेगा, मतलब कहेगा सेंटेंस के आधार पे, मीनिंग के आधार पे बताओ, तो मीनिंग के आधार पे ये बता देना। जब पूछे क्लॉज के आधार पे तो ये वाला बता देना। क्लियर यहां तक? चलिए अब हम देख लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस में क्या क्या होता है, ठीक है ना। अब ये भी तो जानना है ना कि सिंपल सेंटेंस में क्या क्या बातें होती है, ये सारी चीजें भी तो जाननी होंगी ना, तो उसको जान लेते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ अ सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ जस्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज। आपके मन में आएगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। देखिए सेंटेंस में आपका जो क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि उसको जो क्लॉज है ना, उसको अपनी मीनिंग पूरा करने के लिए किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं होगी, वो अपना अर्थ खुद से ही पूरा कर लेगी। वही आपकी क्या कहलाती है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये किस में होगा? आपका सिंपल सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो कि अपना अर्थ खुद से ही पूरा कर लेगी, इसे किसी भी क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए आगे लिखा हुआ अ सिंपल सेंटेंस हैज नो डिपेंडेंट क्लॉज। इसे किसी भी डिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि मैंने पहले वाले में बताया था कि ये जो क्लॉज है वो अपना अर्थ खुद से ही पूरा कर लेती है, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहती है। तो वही लिखा हुआ है अ सिंपल सेंटेंस हैज नो डिपेंडेंट क्लॉज। ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, डिफिनेशन क्या होती है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन ले आया उसका प्रैक्टिस कराने लगा, ऐसा मैं नहीं कर सकता। यदि आप ऐसा चाह रहे हैं तो इस क्लास को स्किप कर सकते हैं, दूसरे या तीसरे क्लास से आप देखना स्टार्ट करिएगा, तो 2-3 दिन आप वेट करिए, ठीक है। मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो आपको कोशिश बस यही रहती है कि मैं ज्यादा अच्छा से ज्यादा, मतलब ज्यादा अच्छा से अच्छा आपको पढ़ाऊं, ठीक है ना। कंटेंट जो है वो अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करूं। आपको ज्ञान भी तो होना चाहिए ना, हर समय थोड़े ना कि क्वेश्चन का आंसर करते रहेंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा। जब भी हम क्वेश्चन का आंसर करा देंगे, लेकिन जब उस चैप्टर के बारे में और भी जानकारी कोई पूछेगा तो आप उस जानकारी को कैसे डिलीवर कर पाएंगे, नहीं बता पाएंगे ना। तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो भी क्लास में बताया जाता है उसको आप सभी नोट डाउन किया करिए। जो भी स्टूडेंट नोट डाउन नहीं कर रहे हैं ना, बस वही वेट कर रहे होंगे कि सर क्वेश्चन कब लाएंगे, प्रैक्टिस कब करवाएंगे, तो बेटा उनके लिए बस यही कहेंगे कि 2 से 3 दिन आप सभी रुक जाइए बस। और ये चीज ध्यान रखिएगा, उससे आपको कोई भला नहीं होने वाला है, ठीक है। इन सारी चीजों को भी आपको जानना उतना ही जरूरी है, ठीक है ना। चलिए अ सिंपल सेंटेंस हैज नो डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि इसमें कोई भी क्लॉज डिपेंडेंट नहीं रहती, ठीक है ना। चलिए अ सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। अब जब आप इसको नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है? कैसे पता लगेगा? नहीं पता लगेगा ना, तो नोट डाउन करिए इसको। अ सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब, यानी इसके पास केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है और इसके पास ही एक ही केवल सब्जेक्ट भी होती है। यानी कि सिंपल सेंटेंस के बाद क्या क्या होता है? ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, इसके पास कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। दूसरी बात कि इसके पास एक सब्जेक्ट होता है और एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। क्लियर यहां तक? देखिए लिखा हुआ है ना ओनली वन सब्जेक्ट। बात क्लियर हो गई कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी कि इसके पास कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है, इसके पास एक सब्जेक्ट होता है और इसके पास एक फाइनाइट वर्ब होता है। बेटा क्लियर यहां तक? चलिए अ सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन सब्जेक्ट, ठीक है। आपको सेंटेंस में कहीं कहीं ऐसे नजर आ सकता है, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। आपके मन में आएगा कि सर कहीं कहीं पे सेंटेंस में हमको राम एंड श्याम या तो गीता एंड बबीता यानी कुछ भी लिखा मिल जाएगा, तो वहां पे तो आपको 2 सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, एक सब्जेक्ट ये हो गया और एक सब्जेक्ट ये हो गया। हाँ बेटा हम भी मान रहे हैं यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, लेकिन इसको हम एक ही सब्जेक्ट मानेंगे। इसको क्या है? एक ही सब्जेक्ट मानेंगे और इस सब्जेक्ट को हम कैसा सब्जेक्ट बोलते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। कैसा सब्जेक्ट बोलते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर?
आपको बात समझ में आ गई। जब भी आपको कोई सेंटेंस लिखा मिलता है कि राम एंड श्याम आर प्लेइंग फुटबॉल, आर प्लेइंग द फुटबॉल, एक सेंटेंस हम बना देते हैं कि राम एंड श्याम आर प्लेइंग द फुटबॉल, तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो 2 सब्जेक्ट हैं, राम एंड श्याम, तो आपने कुछ भी गलत नहीं कहा क्योंकि आपको नहीं पता है। तो मैं बता रहा हूं राम एंड श्याम 2 सब्जेक्ट है, लेकिन मानेंगे हम एक ही, ठीक है, कि एक सब्जेक्ट है। और जब हम एक सब्जेक्ट मानेंगे तो ऐसे सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सब्जेक्ट को हम नाम देते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट। जैसे कि आप लोग मैथ में भी मानते हैं ना, माना x बराबर इतना, उसी तरह हम भी ग्रामर में क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट था, तो हम इसको मान लेते हैं एक सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को हम कैसा सब्जेक्ट बोलते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए, उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ सी प्लेज क्रिकेट, सी प्लेज क्रिकेट। दूसरा लिखा हुआ है आर यू रीडिंग बुक, तीसरा लिखा हुआ है मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है ना। इसमें आपको देखना है सब्जेक्ट कहां है और वर्ब कहां है। तो सभी को पता होगा क्योंकि आप सभी ने टेंस को अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, तो कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम तो आने वाली है नहीं। तीनों तो एक ही बात है, दिक्कत प्रॉब्लम समस्या, वो मेरी एक हैबिट बनी हुई है तो आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए, ये आपको दिख रहा है सी क्या है बेटा? सी सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? प्लेज है। यहाँ पे वर्ब आपको दिख रहा होगा आर, सब्जेक्ट आपको यू नजर आ रहा होगा, है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट आपको यू नजर आ रहा है। तो ये तो आपने पहचान लिया, लेकिन अब आपको ये पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। तो सी प्लेज क्रिकेट, ये आपको पता लगा कि ये असेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? असेटिव सेंटेंस है। आर यू रीडिंग बुक, ये कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मे यू लिव लॉन्ग, ये कैसा सेंटेंस है? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और एक बात कि ये तीनों जो सेंटेंस है ना, यानी कि तीनों नहीं, ये जो 5 सेंटेंस मैंने लिखा है, ये 5 सेंटेंस किसके अंडर आते हैं? तो सिंपल सेंटेंस के अंडर ही आते हैं। यानी सिंपल सेंटेंस के अंदर ही आपका असेटिव सेंटेंस आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सारे सेंटेंसेस किसके अंदर आते हैं बेटा? तो वो सिंपल सेंटेंस के अंदर आते हैं। तो यानी कि जो यहाँ पे एग्जांपल लिखे गए थे ना, सी प्लेज क्रिकेट, ये कैसा सेंटेंस है? असेटिव सेंटेंस है। किसके अंदर में है? तो सिंपल सेंटेंस के। आर यू रीडिंग बुक, ये कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। और ये किसके अंडर में आता है? सिंपल सेंटेंस के। मे यू लिव लॉन्ग, ये कैसा सेंटेंस है? तो आप कहेंगे ऑप्टेटिव, ये भी किसके अंदर आता है? सिंपल सेंटेंस के अंदर आता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो आपको अगले लेक्चर में और भी अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। क्वेश्चन की बात रह गई तो उसको भी साथ में प्रैक्टिस कराया जाएगा, बहुत ही मजेदार तरीके से और काफी आराम तरीके से हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। कोई भी हड़बड़ी वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके जो सिलेबस में 2 से 3 चैप्टर बचे हैं तो उसको आसानी से कवर हो जाएगा, इसीलिए कुछ भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जब चैप्टर बहुत सारे बाकी रहते हैं ना, तब कहते हैं यार बहुत एग्जाम पास में आ गया तो जल्दी जल्दी कराते हैं, तो ऐसी कोई हड़बड़ी वाली बात है नहीं। ग्रामर में बस 2 ही 3 चैप्टर बाकी है, तो आसानी से आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।